तो ध्यान देंगे, आज हमें पढ़ना है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको बाबू जो पढ़ना है, मूल रूप से समझिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी दो शब्द बायो और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है दो शब्द बायो और लोगोस से हुई है। बायो का अर्थ जीव होता है और लोगोज का अर्थ अध्ययन करना होता है। बायो का अर्थ जीव होता है और लोगोज का अर्थ अध्ययन करना होता है। इस प्रकार बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो जीवों का अध्ययन हुआ। तो इसीलिए आपसे पूछे कि बायोलॉजी क्या है, तो कहेंगे बायोलॉजी दो शब्द बायो और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायो का शाब्दिक अर्थ जीव, बायो का अर्थ जीव और लोगोज का अर्थ अध्ययन करना होता है, अर्थात बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जीवों का अध्ययन होता है। तो परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। फिर से समझेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। तो बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। एक है जो बोटनी कहलाता है। बोटनी हिंदी में इसको बोलते हैं वानस्पति विज्ञान। वानस्पति विज्ञान। और दूसरा होता है जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसकी मूल शाखाएं दो है, बोटनी वानस्पतिक विज्ञान, मतलब इसमें पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, अर्थात इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी, ये सारी चीजों के बारे में, जहां माने पेड़ पौधा को छोड़कर जितने जीव हैं उसके बारे में जहां पढ़ेंगे वो है जूलॉजी। तो अब बोटनी क्या है, तब बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, बास्किन शब्द। बास्किन का अर्थ चरना होता है। तो आप ये समझिए, चरते मवेशी चरते क्या है, पौधों को चरते हैं। तो आपसे पूछे कि बोटनी क्या है या कहे वानस्पति विज्ञान क्या है, तो कहेंगे बोटनी शब्द की उत्पत्ति बास्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ चरना होता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, बोटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। फिर से, बोटनी शब्द की उत्पत्ति बास्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ चरना होता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान बोटनी कहलाता है। और जूलॉजी क्या है, तो जूलॉजी JOO जू और लोगो से मिलकर बना हुआ है बाबू। जू का अर्थ होता है जंतु और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार जूलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ जंतुओं का अध्ययन। नहीं, जूलॉजी दो शब्द किस किस से, जू और लोगोज से मिलकर बना हुआ है। जू का अर्थ जंतु होता है और लोगोज का अर्थ अध्ययन करना होता है। तो इस प्रकार जूलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ
जंतुओं का अध्ययन। तो परिभाषा कैसे देंगे, ये भी किसकी शाखा, जीव विज्ञान की शाखा। तो लिखेंगे जीव विज्ञान की उभय शाखा, जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाता है। फिर से समझेंगे, जीव विज्ञान की उभय शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। तो हम लोग बायोलॉजी की मूल दो शाखाओं के बारे में समझें कि पहला कौन, बोटनी, तो जीव विज्ञान की उभय शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, बोटनी कहलाता है। और जूलॉजी क्या, जीव विज्ञान की उभय शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाता है। आप ध्यान देंगे कुछ और तथ्यों के बारे में, आज मूल रूप से बेसिक चीजों को ही चलेंगे, थोड़ा सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये सब आपको इसलिए करना पड़ रहा है बाबू, क्योंकि 9th क्लास का बायो हम आपको पढ़ा नहीं पाए थे। तो बेसिक चीजें आप शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं, ध्यान नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें बता देते हैं। तो आप देखिए, तो बायोलॉजी की दो शाखाएं हुई, कौन कौन, बोटनी और जूलॉजी। तो ध्यान में रखेंगे, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। आप बाद में पढ़िएगा कटल फिश के लिए किया था, लेकिन इतना जानिएगा कि बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लैमार्क ने किया था। बिल्कुल याद रखेंगे, बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग जिसने किया वो लैमार्क था। फिर ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के पिता किन्हें माना जाता है, अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है और जूलॉजी के जनक अरस्तु को ही माना जाता है। तो आपको लगभग याद हो गया होगा, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान या बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु। अब जीव विज्ञान के तो मूल रूप से दो भाग में बांटते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जीव विज्ञान की सैकड़ों शाखाएं हैं। इतना छोटा तो थोड़े है। देखिए, मूल रूप से यदि समझिए तो जो बोटनी आप पढ़ रहे हैं, तो बोटनी का जो ज्यादा अध्ययन करता है वो बनता है कृषि वैज्ञानिक, और जो जूलॉजी को ज्यादा अध्ययन करता है वो बनता है कौन चीज, चिकित्सक, डॉक्टर। अब देखिए, तो डॉक्टर भी देखिएगा तो दो प्रकार का हो जाता है। एक को कहते हैं कि वो मानव का डॉक्टर है, एक है जो पशुओं का डॉक्टर है, एक को वेटरनरी कहते हैं और एक जो होता है ह्यूमन होता है। तो ये एक होता है जो जानवर का इलाज करता है और एक करता है मनुष्य का इलाज। आप बताइए, इसमें भी डाउट आ गया कि नहीं कि दोनों जूलॉजी पढ़ा, इसका मतलब जूलॉजी के दोनों अलग अलग भाग को पढ़ा, ये केवल पशुओं के बारे में पढ़ा, जानवर के बारे में पढ़ा, तब ये जानवरों का डॉक्टर बना, और ये मनुष्य के बारे में पढ़ा तो ये मनुष्य का डॉक्टर बना। तो दोनों अलग अलग चीजों को पढ़ा तो अलग अलग डॉक्टर बना। तो ऐसा नहीं है, बायोलॉजी इतना सीमित नहीं है, समझिए। तो बायोलॉजी इस पृथ्वी पर जीवन की जड़ है। यदि बायोलॉजी का विस्तार नहीं होता तो आज मानव इतना विकसित नहीं हो पाता, इतनी सारी चीजों को नहीं कर पाता, संभव नहीं था। तो इसीलिए जब हम बायोलॉजी का थोड़ा डीपली उसकी शाखाओं को बांटते हैं, मूल रूप से तो दो शाखाएं होती है, लेकिन बायोलॉजी की सैकड़ों शाखाएं हैं। जैसे
आप पढ़े होंगे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कैलोलॉजी, और बांटेंगे तो और बांटेगा। अभी बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे एपी कल्चर, पीसी कल्चर, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या जिसको कहते हैं आनुवंशिकी, फिर जो कृषि है एग्रीकल्चर, ये भी तो इसी के साथ आएगा। और देखिएगा तो वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, उसके बाद फाइकोलॉजी, मेडिसिन। तो इस प्रकार यदि बांटिएगा तो सैकड़ों शाखाएं बन जाएगी। तो कुछ हम प्रमुख शाखाओं का ही नाम लिखे हैं जिसको आपको जानना चाहिए कि जिसमें किसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं। जैसे साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में हम साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। आपका 9th क्लास का एक फर्स्ट चैप्टर था कोशिका, तो वो समझिए साइटोलॉजी का पार्ट था, छोटा सा पार्ट था। साइटोलॉजी उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भाग है। तो साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। या कहिए जीव विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन करते हैं, इसमें उत्तक समझते हैं टिश्यू, तो हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं। फल के भी बहुत प्रकार होते हैं और फलों के अंदर की भी रूपरेखा अलग अलग होती है, आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ी का जहां अध्ययन करते हैं। फिर देखिए कैलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन करते हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, पढ़े होंगे। तब ब्यूटिशियन ऐसा नहीं कि जो हुआ वो सब शहनाज अख्तर बन जाएगा, सब जो मारे जो चीज मिलाकर लगवा दिया हो गया। मालूम हुआ कि किसी को बनाना है यहाँ ब्लैक से व्हाइट, अब मालूम हुआ कि ब्लैक से वो और चित्तावर बन गया, तो उसके लिए भी कोर्स होता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी होता है। इसी प्रकार सजावटी फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूल जो होते हैं, गुलाब जो भी सजावट में काम आते हैं, उन फूलों का अध्ययन जहां करते हैं फ्लोरिकल्चर कहलाता है। एपी कल्चर से आप परिचित ही होंगे, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। माने जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन के बारे में सिखाया जाता है, उसका अध्ययन कराया जाता है। मधुमक्खी कैसे होता है, उसमें ड्रोन कौन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, तो वो एपी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मछली पालन का अध्ययन इसमें करते हैं। हॉर्टिकल्चर फल तथा सब्जी का अध्ययन एक साथ इसमें करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल और सब्जी का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर बता ही चुके, सजावटी फूल का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करते हैं, ऐसे गुण जो जेनेटिक्स में ऐसे गुण जो आपके पिताजी आपके जनक से आप में आया है, या किसी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, तो वो गुणों का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में।
एग्रीकल्चर, जान ही रहे हैं, खेती बाड़ी कृषि का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी, वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं, विषाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, कवक के बारे में अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया नाम से ही पता लग रहा है, जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइकोलॉजी, शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। मेडिसिन, ये है चिकित्सा शास्त्र। बायोलॉजी का एक पार्ट मेडिसिन, ये है चिकित्सा शास्त्र, जिसमें हम चिकित्सा के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी के इलाज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। आपको जहां तक पढ़ाया जाएगा डेली आप ध्यान में रखिएगा, अपने ऐप्स पर स्टडी मटेरियल को डेली चेक करेंगे। आपको डेली जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब आगे ध्यान देंगे। ये तो जाने जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और उन शाखाओं में किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रमुख शाखाओं के जनक, जो कुछ प्रमुख शाखाएं हैं उनके जनक को याद रखना पड़ता है। इसलिए नहीं कि ये आपको इस एग्जाम में पूछेगा, कंपटीटिव एग्जाम में पूछ दे सकता है, जब आप पारा मेडिकल का एग्जाम दीजिए तो पूछ दे सकता है, और अन्यथा घर पे कोई आए तो वो पूछ देंगे, नहीं बताइएगा तो मुंह लील बंदर, वो सीधे बोल देंगे नहीं पढ़ता लिखता कुछ है। तो कुछ जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक को भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले जीव विज्ञान का ही, जीव विज्ञान या कहिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के जनक अभी अभी बताएं, बायोलॉजी के पिता किनको कहा जाता है? अरस्तु को। इसी प्रकार फिर बताएं बोटनी के पिता, तो बोटनी के पिता बताएं थियोफ्रेस्टस। लिखते किस लिए हैं, बोल देते हैं। तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है, बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, तो जूलॉजी का जो पिता है वो भी अरस्तु को माना जाता है। मेडिसिन या चिकित्सा शास्त्र जिसको बताएं, उसके पिता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। ध्यान में रखेंगे, चिकित्सा शास्त्र के पिता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। हेमियोपैथी, हेमियोपैथी के पिता या हेमियोपैथी के जनक हैनीमैन को माना जाता है। इसी प्रकार वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, तो वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये सब पूछ देता, आपको जनक कौन किसे माना जाता है केवल ध्यान रखें जो उसको खोज किया था। जैसे विषाणु के खोज कौन किया था? इवानोवास्की, तो वायरोलॉजी के जनक इवानोवास्की को माना जाता है। ठीक इसी प्रकार बैक्टीरियोलॉजी, तो जीवाणु के खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक, तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक माना जाता है ल्यूवेनहॉक को। माइकोलॉजी के पिता माइकेली को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये पूछता है, माइकोलॉजी के पिता माइकेली को माना जाता है। इसी प्रकार कुछ और चीजों को ध्यान में रखेंगे। जेनेटिक्स के पिता मेंडल को माना जाता है, उसके बारे में पूरा विस्तार से आप 10th में पढ़ेंगे भी। तो जेनेटिक्स के पिता मेंडल को माना जाता है। और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, हम कितना बोले, जो जरूरी होगी वो आपको लिखवा दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी आपको बायोलॉजी के बारे में, जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई परेशानी आपको ना हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। पढ़ना क्या क्या है बायोलॉजी में वो समझ लेंगे। 10th क्लास का जो बायोलॉजी है, तो 10th क्लास का बायोलॉजी जो है वो मूल रूप से समझिए ह्यूमन के इर्द गिर्द घूमता है। कहने का अर्थ है मूल रूप से मानव के बारे में पढ़ना है, मानव के अंगों के बारे में पढ़ना है, मानव के क्रियाकलापों के बारे में पढ़ना है। मूल रूप से वही है, जैसे आपको हम दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है। जो तो सबसे पहले पढ़ना है जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम का अर्थ है जीवों में होने वाली प्रक्रिया, क्रियाएं जो जीवों में, वो भी किसमें पढ़ना है? मनुष्यों में होने वाली क्रियाओं के। तो इसके अंतर्गत आपको जैव प्रक्रम के अंतर्गत कई चैप्टर आपको हैं। जैसे पहला चैप्टर है वो पोषण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आइएगा तो आपको श्वसन के बारे में पढ़ना है।
ये भी जीवों में होने वाली, पोषण भी जीवों में, सजीवों का एक गुण होता है ना, तो ये भी जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, श्वसन भी जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। तीसरा चैप्टर परिवहन पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो मूल रूप से ये 4 चैप्टर जैव प्रकर्म के बारे में पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से जैव प्रकर्म की क्रिया है, लेकिन आगे के भी जो चैप्टर हैं वो जैव प्रकर्म का ही पार्ट है। केवल क्या है, वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष है। जैसे आप 5वां चैप्टर जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। 6 जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में, और 7 जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकता और जैव विकास। तो इस पर चैप्टर है बाबू। अब किस में किस बारे में पढ़ना है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का जान जाते हैं। जैसे पहला चैप्टर जो पोषण है, तो पोषण में हम पढ़ेंगे कैसे मनुष्य है जो पोषण करता है, खाता है, कैसे शरीर में ऊर्जा बनता है, किस प्रकार, माने मूल रूप से ये पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। पोषण, किसी भी जीव का जो पोषण की क्रिया है, खाने की क्रिया है, खाने के बाद जो उसके अंदर ऊर्जा का कैसे बनता है और कैसे उसका शरीर में विनिमय होता है, स्थानांतरण होता है, उसके बारे में पढ़ना है। श्वसन, सांस लेने की क्रिया को पढ़ना है, मनुष्य में भी और पेड़ पौधों में भी। तो मूल रूप से इसमें जो पढ़ना है वो समझिए फेफड़ा के बारे में पढ़ना है और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली क्रिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सांस लेने में तो फेफड़े का योगदान होता है ना। परिवहन, तो इसमें परिवहन शरीर में कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड किसके माध्यम से आता जाता है, तो हार्ट और सीरा और धमनी के माध्यम से आता जाता है। तो इसमें मूल रूप से हार्ट, सीरा, धमनी के बारे में पढ़ना है। उत्सर्जन, तो शरीर में उत्सर्जन की क्रिया कौन करता है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। किडनी की उसमें प्रमुख भूमिका होती है, तो इसमें किडनी और किडनी की जो कोशिका इकाई होती है नेफ्रॉन, उसके बारे में पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, तो शरीर में जो नियंत्रक कक्ष है, जैसे सबसे बड़ा शरीर का नियंत्रक कक्ष कौन है, मस्तिष्क। तो इसमें जो पढ़ना है मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, और शरीर के जो हार्मोन हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय में। प्रजनन, इसमें संतान उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है कि कैसे संतान उत्पत्ति होते हैं, प्रजनन अंग क्या होते हैं, कैसे वो अपनी क्रियाओं को करता है, माने पूरे प्रजनन तंत्र को पढ़ना है। आनुवंशिकता में आपको आनुवंशिक आदान प्रदान कैसे होता है, मेंडल का प्रयोग क्या है, और जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, एक से दूसरा जीव कैसे बना, इतनी प्रजातियां कैसे बन गई, सबसे पहले पृथ्वी पर क्या बना, जीवों की उत्पत्ति हुई, ये सब के बारे में पढ़ना है आनुवंशिकता और जैव विकास में। तो इस प्रकार आपके चैप्टर हैं जैव विकास, जीव विज्ञान का। तो हम सबसे पहले तो यहां जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि चूंकि अधिकांश चैप्टर जैव प्रकर्म से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जैव प्रकर्म क्या है। सबसे पहले इसी चीज को पढ़ेंगे कि जैव प्रकर्म है क्या। तो सिंपल चीज आप समझिए कि एक जिंदा मानव और एक मृत मानव में क्या फर्क होता है। जिंदा मानव के भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ रहते हैं, जब वो डेथ कर जाता है तो भी वो रहते हैं। लेकिन गौर किए होंगे कि होता क्या है कि कुछ ऐसी शरीर में जरूर लेकिन क्या होता है कि जिंदा मानव का शरीर देखे, शरीर पर जब वो चल रहा है फिर रहा है, हमको कुछ अभी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं हम डेथ कर जाएं या कोई डेथ कर गया, अभी हम नहीं मरेंगे, लेकिन कोई यदि डेथ कर गया तो देखे होंगे कि उसे 1 से 2 दिन 2 दिन के बाद ही उससे दुर्गंध आने लगते हैं, उसका शरीर है जो सड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? सोचने वाली बात है कि सारे अंग उतने ही हैं, लेकिन उसमें से तो कुछ घटा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ
कि जो जिंदा मानव था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मृत हो गया मनुष्य या कोई जीव, उससे दुर्गंध आने लगता है, सड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो जिंदा मनुष्य है, जिंदा जीव है, उसमें ऐसी कुछ क्रियाएं जरूर होती है जो उसकी शरीर की रक्षा किए हुए रहता है, उसकी कोशिकाओं को रक्षा करता है। तो रक्षा करता है, उसे यथास्थिति में बनाए रखता है। इसी को हम लोग किताबी भाषा में बोलते हैं अनुरक्षण। तो ध्यान देंगे, तो जो भी अपनी स्थिति को बनाए रखता है, शरीर में ऐसी क्रियाएं जिससे शरीर की यथास्थिति बनी रहती है, तो वह यथास्थिति बने रहने की क्रिया को हम लोग अनुरक्षण बोलते हैं। अनुरक्षण माने उसका रक्षा करना, शरीर के इस यथास्थिति को बनाए रखना। तो इसका मतलब क्या है कि और वो जो क्रियाएं होती है जीवित मनुष्य में या जीवित जीव में, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रकर्म। जिससे कहने का अर्थ है जीवित मनुष्य और जो मृत मनुष्य है उसके बीच जो फर्क है वो दिखाई देता है। जीवित मनुष्य के सारे शरीर तंत्र सही रूप से काम करते रहते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जबकि मृत हो जाता है तो उसकी कोशिकाएं सड़ने लगती है, वो तरह तरह की चीजों में उसे परेशानियां होने लगती है। तो इसीलिए आपसे पूछे कि जैव प्रकर्म क्या है, तो बोलेंगे कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे उनके शरीर का अनुरक्षण होता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। फिर से समझेंगे, जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे उनके शरीर का अनुरक्षण होता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। तो जीवों का शरीर जिससे अनुरक्षण होता है, माने जीवित के कारण उसकी कोशिकाएं जीवित रहती है, उसमें कौन कौन सा जैव प्रकर्म की क्रिया होती है, तो बताएं अभी अभी। पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, नियंत्रण समन्वय होता है। ये सब होता है तभी तो वो उसकी शरीर यथास्थिति में बनी रहती है। और मृत होता है तो क्या होता है, ये सारी क्रियाएं उसकी खत्म हो जाती है। ना वो खा सकता है, ना सांस ले सकता है, ना उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ना रक्त का संचार होता है, ना उत्सर्जन होता है, और ना उसका कोई नियंत्रण कक्ष काम करता है। तो इस प्रकार जो जैव प्रकर्म की प्रक्रियाएं हैं, ये जब समाप्त हो जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि मृत हो गया। और उसके बाद उसके शरीर का विघटन स्टार्ट हो जाता है। तो जैव प्रकर्म क्या है, तो क्या बोले कि जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा उसके शरीर का अनुरक्षण होता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। तो जैव प्रकर्म का पहला पार्ट है पोषण। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में, पोषण के बारे में। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण क्या है, तो कहेंगे कई तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये जैव प्रकर्म की प्रक्रिया है ना। तो इसीलिए कहेंगे जैव प्रकर्म की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पोषण कहलाता है। फिर से समझेंगे, जैव प्रकर्म की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पोषण कहलाता है। या कहेंगे दूसरे शब्दों में कि जैव प्रकर्म की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों में आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, पोषण कहलाता है। तब पोषण क्या है कि जैसे समान रूप से कहिए कि आप रोटी, अभी आपको भूख लगी हुई होगी, भूख का अनुभव क्यों होता है, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। आपका शरीर का अंगों को काम करने के लिए पोषक तत्व जरूरी है। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें भूख लगती है। क्यों लगती है, कैसे लगती है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे। तो जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो क्या है कि वो पोषक तत्वों की शरीर में पूर्ति करता है।
तो ये प्रक्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं। तो फिर से समझ गए ना कि जैव प्रक्रम की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, पोषण कहलाता है। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक कहलाता है स्वपोषण और दूसरा कहलाता है परपोषण। एक कहलाता है स्वपोषण और दूसरा कहलाता है परपोषण। तो स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ऑटोट्रॉप शब्द से हुई है। ऑटोट्रॉप, ऑटो का अर्थ होता है स्वतः और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। अर्थात किसी जीव में स्वतः पोषण होने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं, या कहेंगे किसी जीव में श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होता है, स्वपोषण कहलाता है। किसी जीव में पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें वह किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होता है, स्वपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण केवल हरे पेड़ पौधे में ही होता है, ध्यान में रखेंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, तुरंत उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि स्वपोषण केवल किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे। बाकी कोई भी जीव, आप पेड़ पौधा को छोड़कर देखिए ना, कोई भी जीव ऐसा है जो स्वतः स्वयं पर आश्रित होता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होता है। मनुष्य को ही उठा लीजिए, रोटी खाएगा तो गेहूं पेड़ पौधा से प्राप्त करेगा, फल खाएगा, सब्जी खाएगा, कुछ भी खाएगा, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। और कोई भी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर ही आश्रित होता है, अर्थात पेड़ पौधे पर ही आश्रित होता है। तो परपोषण क्या है? तो परपोषण शब्द की उत्पत्ति हेट्रोट्रॉप शब्द से हुई है। हेट्रो और ट्रॉप शब्द से हुई है। हेट्रो का अर्थ विषम होता है और ट्रॉप का अर्थ तो पोषण होता है। तो इसीलिए जो हेट्रोट्रॉप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ विषम पोषण। तो इसीलिए हम परपोषण को विषम पोषण भी कह सकते हैं। तो कहेंगे श्वसन पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी दूसरे जीव पर आश्रित होकर पोषण पूरा किया जाता है, या किसी दूसरे जीव से पोषण पूरा किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो वैसे पोषण की प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपना पोषण पूरा करता है, परपोषी पोषण या विषम पोषण कहलाता है। तो देखिए, स्वपोषण जिस जीव में होता है को हम कहते हैं स्वपोषी जीव। क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव। वैसा जीव जो स्वपोषण की प्रक्रिया को करता है स्वपोषी कहलाता है। तो स्वपोषी कौन होगा? हरा पेड़ पौधा। और परपोषण क्या है? परपोषी जो परपोषण को करता है उसको कहते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी या विषम पोषी। तो हरा पेड़ पौधा को छोड़कर जितना जीव है बाबू, किसी को भी उठा लीजिए, हरा पेड़ पौधा को छोड़कर जितना जीव है किसी को भी उठा लीजिए, सभी के सभी परपोषी हैं। जैसे मनुष्य परपोषी है, कौन सा चीज हम अपने में उत्पन्न करते हैं अपने खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी न किसी रूप से पेड़ पौधा पर आश्रित हैं ही। तो जैसे हम कहिएगा कि बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट भी तो आटा या मैदा से बनता है। वो आटा और मैदा कहाँ से आया? पेड़ पौधों से ही तो आया, हम अपने में थोड़े उत्पन्न किए हैं। तो कहने का अर्थ है पोषण के आधार पर जीव भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी किसको कहेंगे? वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं करता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। और वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, परपोषी कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्वपोषी कौन होगा? हरा पेड़ पौधा। और विषम पोषी या परपोषी कौन होगा? हरा पेड़ पौधा को छोड़कर
जितना जीव है सब परपोषी है। तब परपोषी भी के भी कई भाग हो जाते हैं, इसको भी अलग अलग भाग में बांट देते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, ये सब परपोषी जीवों के प्रकार हैं। ठीक है ना, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी। तो परजीवी क्या है? तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव में रहकर अपना पोषण पूरा करता है, मतलब उसमें रहता भी है और उससे पोषण भी प्राप्त करता है, तो वैसे जीव को परजीवी कहते हैं और ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। फिर से समझेंगे, वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव में रहकर अपना पोषण पूरा करता है, तो वैसे जीव को परजीवी और इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। माने ये पर पोषण का ही एक प्रकार है। तो ऐसा कौन होता है? तो देखिए, आपके सिर में जूं उत्पन्न होता है, तो जूं क्या है? आपके शरीर में रहता है और आप ही का खून चूस चूस कर वो अपना पोषण पूरा करता है। आंतों में जोंक उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का परजीवी है। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव में रहकर अपना पोषण पूरा करता है तो उसको हम कहते हैं परजीवी। मृत जीवी क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, जब कोई जीव किसी मृत जीवों का भक्षण करके उसे खाकर अपना पोषण पूरा करता है, तो वैसे जीव को मृत जीवी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे होंगे, कुत्ता मर जाता है तो उसे अपघटन कर देता है, तो सब मृत जीवी है। प्राणी संभोजी क्या है? तो वैसा जीव जो प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव को खाकर अपना पोषण पूरा करता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी जीव को खा जाता है, जैसे मनुष्य को ही देखिए, मनुष्य पे साग सब्जी एकदम प्रत्यक्ष रूप से काट के खा जाता है। चिकन मुर्गी को काटता है, प्रत्यक्ष रूप से खा जाता है। आप पूछ रहे हैं वो क्लियर पूछे। लॉइन भैया मतलब क्या? लॉइन जो है, लॉइन भी प्राणी संभोजी जीव है। देखिए, जो ज्यादा विकसित जंतु है, जो अधिक विकसित जंतु हैं, वो अधिकांश प्राणी संभोजी है। प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव को जब खाता है तो उसको हम लोग प्राणी संभोजी कहते हैं। उसकी हम और भी चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जय पराक्रम क्या है, पोषण क्या है। पोषण के मूलतः दो भाग होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। फिर पढ़े कि स्वपोषण किसको कहते हैं, परपोषण किसको कहते हैं। फिर हमने पढ़ा स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि परपोषण के कौन कौन प्रकार होते हैं या परपोषी के कौन कौन प्रकार होते हैं। तो इतने दूर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये समझना है कि स्वपोषी होता क्यों है। तो आप इसके बारे में 2-3 से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्वपोषी माने हरा पेड़ पौधा क्यों स्वपोषी होता है? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो कहिएगा कि हम लोग भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं चूल्हा जोड़कर, लेकिन उसमें जो उपयोग करते हैं चावल, गेहूं, मक्का, सब्जी, वो तो अपने में नहीं ना उत्पन्न करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधा सारी चीजें स्वयं किसी दूसरे जीव से वो प्राप्त नहीं करता है। तो स्वपोषी को स्वपोषी होने का कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता क्या है, कैसे होता है, ये सब के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे बाबू। आज इतना तक ही रहने देते हैं। आप इतना तक आज आपका पीडीएफ लोड हो जाएगा। आप इतना दूर तक आज पूरी तरह से फेयर करके ग्रुप में डालेंगे और याद कर लेंगे। याद करते जाइएगा। बायोलॉजी में आपको टाइम अलग से नहीं मिलेगा, तेजी से याद करेंगे। ठीक है।